बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 2 की रीडिंग। नावल नेम शमाए उल्फत अस्कलम एन खान। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। और अगर आपको एपिसोड पसंद आती है, अगर आपको मेरी वॉइस पसंद आती है, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को कि देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो सलमान साहब बहुत परेशान थे, पुलिस स्टेशन गए, जयाब भी गया था, हमें रिपोर्ट करवानी है। सलमान साहब ने अपने एक जानने वाले से कहा। आए सलमान साहब, हमें तासीर साहब की कॉल आई थी। उन्होंने बताया हमें कि आपके बारे में। सामने बैठे एसपी ने सिद्दत से कहा था, बताइए किसके खिलाफ करवानी है। आलम शाह पहले मेरे घर में घुसा, फिर मेरी बेटी से ज़बरदस्ती निकाह किया और अब इसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। सलमान साहब ने परेशानी से सब कुछ बताया। सर आप पागल हो चुके हैं क्या? आप आलम शाह की बात कर रहे हैं? वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी है। इस पर हम हाथ डालकर अपने नुकसान करेंगे, इसलिए हो सके तो अंदर ही अंदर मामला ठीक कर ले, पर सॉरी हम ये रिपोर्ट नहीं कर सकते। एसपी तो हमसे बोला, जिस पर सलमान साहब का बस इसका मुंह देखते रह गए थे। वो दोनों चुपचाप बाहर आ गए थे। इसे पता नहीं क्या होगा मेरी बहन का। जरा आपने गाड़ी चलाते हुए उनको देखा, सदियों से बीमार लगे थे। औलाद का तो इंसान को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफें दे देता है। अंकल आप इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। जरा आप इनको बस तसल्ली दे सकता था, कुछ कर नहीं पाया था। सलमान साहब बस चुप करके रह गए। महानूर यूनिवर्सिटी आए थे सामने। शियान अपने दोस्तों के साथ खड़ा हंस रहा था, हंस कर बातें कर रहा था। महानूर ने मुँह चढ़ा कर वहाँ से गुजर कर क्लास की तरफ जाने लगे थे कि पीछे से शियान इसकी कलाई थमकर इसे अपनी तरफ खींच लिया था। क्या मिसेस, मेरे दोस्तों से मिल लो, आहर लव मैरिज है हमारी। दोस्त बोल रहे हैं कि पार्टी दो हमें। शियान ने इसे अपने दोस्तों के पास ले जाते हुए बोला। महानूर ने मुंह बनाकर सबकी तरफ देखा, जहाँ रमीन, अरमान, समीरा, हादी और राहत थे। पहले रमीन की शक्ल तो देखो, वो झलकर काली हो रही है, और दूसरी तुम्हारी दोस्त मीरा, वो गोल्डन पर लगाती है, इसकी वजह से काली तो वो भी हो चुकी है जलकर। महानूर इस दफ़ा बोली तो सारे हिसाब पूरे करने के लिए मुंह खोला था। और तुम, वो अरमान की तरफ देखते हुए बोली, और आज के बाद तुमने मेरे प्यारे जानू को सिगरेट दिया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कुछ दिन पहले दोनों एक दूसरे को सिगरेट दे रहे थे, महानूर ने देख लिया था। और तुम इस इंसान की एक-एक रिपोर्ट मुझे दोगे, वरना सबका कबाड़ मैं अपने हाथों से करूँगी। महानूर बोल रही थी और सब इसके मुँह खोले सुन रहे थे। और तुम रह गए पास हादी, तुम ऐसा करो, इन चुपकू लड़कियों को मेरे प्यारे मासूम सी जान से दूर रखना, सुना तुमने? महानूर के बोलने पर हादी ने जल्दी से सर हिलाया। शयान तो इसके सब इनका शफ़ात सुनकर हैरान ज़दा सा रह गया था। तुम दोनों अब नज़र भी ना हो मुझे, और इसके साथ और लाइन मारी या फ्लर्ट किया तो अपने हाथों से तुम दोनों का गर्दन बांधूँगी, सुना तुम दोनों ने? महानूर ने इन दोनों की तरफ देखते हुए गुस्से से इनको घूर कर कहा था, निकलो यहाँ से तुम दोनों अभी के अभी। महानूर के बोलने पर वो दोनों बम बनाकर बिना कुछ बोले चली गई थी। और तुम किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा भी ना तो अपने इन प्यारे हाथों से तुम्हारा वो हजर करोगे कि सारी दुनिया याद रहेगी कि तुम्हारी बीवी कोई और नहीं बल्कि महानूर शयान है। महानूर इसकी तरफ देखते हुए दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोली, अब जाओ सरताज, पार्टी हो गई हो तो। आखिर में महानूर ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, क्लास लूँ जल्दी आकर तुम। महानूर बोलते हुए एक आंख दबाकर वहां से क्लास की तरफ बढ़ गई। अहम हम शेहान तो गया, तेरी तो सारी जिंदगी अब लगी पड़ी रहेगी। और तीनों महानूर को जाते देखकर हंसते जा रहे थे। मेरी फुलझड़ी शेहान के चेहरे पर जबरदस्त मुस्कुराहट आ गई। तो चलो क्लास ले लें, वरना हमारा हशर भी तुम्हारा साथ बिगड़ जाएगा। दफा हो, अभी 10 मिनट एक सिगरेट दो। शेहान अरमान से बोला, चल निकल, मैं नहीं देता, मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है। अरमान अपनी जेब पर हाथ रखते हुए बोला, क्लास की तरफ आ गया था। पीछे दोनों का कहकर फिर से गुजरा था। अब आया हाथी हाथ में। शेहान इनकी बेतुकी मुस्कान सुनकर इनको घूरते हुए क्लास लेने चला गया था। तमाम क्लास लेने के बाद महानूर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि शियान इसके पास आया था। चलो मैं छोड़ दूँ तुम्हें? नहीं शुक्रिया, मैं चले जाऊँगी, आ रही है हमारी गाड़ी। महानूर अपनी दूसरी तरफ मोड़ गई थी। शियान बिना इसके सुने इसका हाथ पकड़ इसे पार्किंग की तरफ लेकर, जहाँ इसकी गाड़ी खड़ी थी। वहाँ तो बड़ी शेरवानी थी। अब क्या हुआ, हवा निकल गई? शियान इसे गाड़ी की तरफ खड़ा होकर हाथों को बंदे से दिलचस्पी से देखते हुए बोला था। हवा तो मैं तुम्हारी निकालूंगी, तुम बस देखते जाओ। बड़ा शौक है ना मुझसे पंगा करने का। मैं भी महानूर हूँ, इनका जवाब पूरी इनकी ट्रॉली सर पर मार के देती हूँ। महानूर ने उंगली दिखाते गुस्से से बोली, हाय मैं मर जाऊँ तुम्हारी नदाम पर माइला। शायान थोड़ी सी नीचे हाथ रखते हुए आंखों को पटपटा कर बोला था, छिछोरा इंसान कहेगा। महानूर अपनी हजीत बातें रूह मोड़ गई। चलो मुझे छोड़ कर आओ। महानूर से घूरते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलते इसमें बैठ गई थी। शियान भी खुशी होते उसे अपनी सीट संभाल गया था और इसे घर छोड़ने के लिए निकल गया था। तैयार हो जाना, दावत है, हमारे दोस्तों ने पार्टी दी है। जैन किचन में खड़ी सरमीन से बोला, जो काम करने में मसरूफ थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं नहीं जा पाऊंगी। सरमीन आस्ता आवाज़ में बोली थी, क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? बहाने बनाना बंद करो, तैयार हो जाओ, वरना तुम जानती नहीं हो कि मुझे कितना बुरा पेश आ सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ। जैन किचन के दरवाजे पर ही खड़ा सर से लहजे में बोला था, जैन मेरी तबीयत सच में नहीं ठीक है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकती। जरमीन रोनी सी हो गई थी। 8 बजे तैयार हो जाना, क्योंकि मैं कोई भी बदनज़ी नहीं चाहता। जैन इसकी तरफ देखे बिना बोला था। जरमीन से जाते बस देखती रह गई थी।
छोटी सी चोट से छोड़ है ज़ैन, बस थोड़ा-सा ही तो कान चुभा है, ये छोटी चोट है, देखो कितना खून निकला है ज़मीन, तुम अपना ख़्याल बिल्कुल भी नहीं रखती, ऊपर से तुम्हें बुखार भी और तुम किचन में खड़ी हो जाओ, आराम करो, बाहर खाना बाहर से आ जाएगा। ज़ैन इसे डाँटते हुए इसके रूम में ले गया था, तो बस थोड़ा-सा बुखार है ज़ैन, तुम्हारी तकलीफ़ मैं तुम्हारी आँखों से पढ़ लेता हूँ ज़मीन। ज़ैन की बातें सोचते ज़मीन की आँखें में फिर से बेतहाशा आँसू भर गए थे। ज़ैन क्यों हो गए आप ऐसे? एक दफ़ा बस एक दफ़ा मुझे बना लेते, मैं दिल से खुशी से आपको माफ़ कर देती, पर शायद आप सच में मेरे साथ ऐसा ही करना चाहते हैं। पर ऐसा चाहते ही नहीं हैं। ज़मीन आँसू को साफ़ करती सोच कर रह गई थी। ज़ैन का रवैया इसके दिल में अलग-अलग तरह के वसवसे डाल रहा था। ज़मीन सर सर दर्द को इग्नोर करते हुए जल्दी से अपने लिए चाय बनाई ताकि पीने के बाद थोड़ी देर आराम करके सो तैयार हो सके। आलम सीधा अपने फार्म हाउस आया था, हुरैन को लेकर घाटी से निकलकर इसे गोद में उठाया, सीधा अपने रूम में आया था, इसे बेड पर रखा और इस पर कंफर्टर उठा दिया। हुरैन अभी भी होश में नहीं थी। आलम ने डॉक्टर को कॉल कर दी। सारे डॉक्टर आए हैं, इसके हादम ने आकर बताया, भेज दो इनको। आलम साहब ने लेटी हुरैन की तरफ देखते बोला, जो बेसुध पड़ी हुई थी। डॉक्टर अंदर आई और हुरैन को चेक किया और इसे इंजेक्शन लगाए। ठीक है, ये शायद किसी खौफ से बेहोश हुई हैं, हो सके तो इनके कपड़े चेंज करवा कर किसी कंफर्टेबल कपड़े पहना दें। बाकी टेंशन की बात नहीं है। डॉक्टर हुरैन को चेक करने के बाद आलम से बोली थी, थैंक यू डॉक्टर, आपको मेरा ड्राइवर छोड़ाएगा। आलम मुस्कुराते हुए बोलकर हुरैन की तरफ बढ़ाया था। डॉक्टर बाहर निकल गई थी, चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं है। आलम इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया, इसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे किया। नाक के पास अभी भी खून जमा हुआ था। मुझे हर वो चीज़ तकलीफ देती है जो किसी दूसरे की खुशी की वजह से तुम पहनोगी। मेरा बास चलता है तो मैं आलम आलम खुद को कंट्रोल करते हुए पीछे हटा, दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर वहां से कार्टन के साथ इसके जख्म पर मेडिसिन लगाने लगा और फिर उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। वहां से अपनी एक टी शर्ट और ट्राउजर लेकर हुरैन की तरफ आया था। तुम सिर्फ मेरी मलकी हो, तो आलम शाह की एक जुनून से बोलते हुए आलम ने लाइट ऑफ कर दी और थोड़ी देर बाद जब लाइट ऑन की तो हुरैन इसकी टी शर्ट और ट्राउजर में थे। इसे आलम आलम से देखते हुए मुस्कुराया था। रूम पहले से बाहर एक मेड को बुलाया था, जैसा कि ये कपड़े लो, इनको एक साइड पर रखना और थोड़ी देर में बताऊंगा कि इनका कहना क्या। आलम इसे हुरैन का मंगनी में पहना हुआ ड्रेस देकर बोला था और फिर वो सामने सोफे पर बैठ गया था। सिगरेट सुलगाकर होठों से गाली पर ध्यान सा रहा हुरैन की ही तरफ था, जो मासूम सी बच्ची लग रही थी। मोहब्बत या इश्क क्या हो तुम मेरे लिए, मैं खुद नहीं जान पाया। कुछ ही दिन में तुम मेरे लिए क्या से क्या हो गया। आलम शाह ने तुम्हें अपने नाम कर लिया। सिगरेट का गहरा कश लेते हुए इसकी तरफ देखते हुए बस सोच कर रह गया, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। महानूर इसकी गाड़ी को इधर उधर हर जगह देखते हुए हमसे दास में बोली थी, यतीम हूँ, कोई भी नहीं है मेरी फैमिली में। शान के बोलने पर महानूर ने हैरत से इसकी तरफ देखा, क्या मतलब कोई भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। महानूर को हैरत का झटका लगा था। अगर ना कहूँ तो क्या छोड़ दोगी? अगर मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम चाहे फकीर भी क्यों ना हो, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये गाड़ी मेरे दोस्त की है, मेरी नहीं है। जो फ्लैट जिसमें मैं रहता हूँ वो भी रेंट का है और मैं ऑनलाइन काम करता हूँ जिसके ज़रिए अपनी स्टडी का खर्चा और अपना निकाल लेता हूँ। शियान के बोलने पर महानूर ने कुछ नहीं बोला। अच्छा है, मेहनती बच्चे हो, दोनों मिलकर बच्चों को पाल ही लेंगे। महानूर के बोलने पर शियान ने इसकी तरफ देखा, जो कि अभी भी इसकी गाड़ी को पुरजोर पुरजों को छेड़ रही थी। क्या मतलब, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? शियान को हैरत हुई। हाँ, क्यों नहीं, तुम अच्छे हो, रह तो रह ही लूँगी, दोस्त भी तो रह चुके हैं हम, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों सेट होकर एक घर ले लें। बस फिर थोड़ा और कामयाब होंगे तो फिर बच्चे कर लेंगे और लाइफ़स्टाइल चल पड़ेगी। महानूर हँसते हुए बोले थे, तो अगर बच्चे बड़े होकर कुछ माँगेंगे तो मेरे हिस्से की जो रकम होगी इससे इनको घरबार डाल देंगे, कैसा? महानूर की बात सुनकर शियान को हैरत का झटका लगा। वो लड़की जो कल तक इससे तलाक़ हो रही थी, आज अपने और इसके बच्चे का फ्यूचर तक सोच लिया था इसने। तुम सोच रहे होगे कैसे पता लड़की का तलाक और आज बच्चे, तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में। लाइफ कैसे गुजरी, लाइफ किसी के साथ तो गुजारनी है, तो तुम ही ठीक हो, मुझे पसंद भी हो, इसीलिए। महानूर सीधे होकर इसकी तरफ रुक कर बोली थी, हाँ प्लीज़ बाइक ले लेना, बस गाड़ी ना सही एक बाइक तो होनी चाहिए ना आने जाने के लिए, और नसीब में गाड़ी हुई तो वो भी ले लेंगे। वैसे तुम हो क्यूट। महानूर इसका गाल कहते हुए मुस्कुराई थी। तुम्हें सच में मेरे गरीब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शान अभी भी हैरान था। नहीं, मेरे बाबा कहते हैं जब इनकी माँ और मामा की शादी हुई थी ना, वो भी बहुत गरीब थे, फिर उन्होंने सब अपनी मेहनत और मामा के नसीब से मिला। अगर मेरे नसीब में सब कुछ हुआ तो मुझे मिल जाएगा। इसकी तरफ देखे बगैर बोली, हम। शियान इसकी बात सुनकर सीरियस सा सामने देखने लगा। शियान जी, मुझसे कुछ छुपाना मत, वरना सारी ज़िंदगी तुम्हें मुँह नहीं लगाना मैंने। महानूर बोली तो शियान इसको देखते हुए लाभ किया था। ओके, नहीं छुपाता, गुड बॉय। रात के वक्त जैन वापस आया तो ज़रमीन साहब को जगह बेड पर तैयार होकर बैठी हुई थी। जैन इसकी तरफ एक देखा, जो रेड कलर का फ्रॉक पहने बिल्कुल मुकम्मल तैयार थी। रेड कलर में इसका सफ़ेद रंग और भी दमक रहा था। जब ये कपड़े चेंज कर जैन इसकी तरफ देखते हुए सच लहजे में बोला। ज़रमीन बस इसे हैरत से देखती रह गई। जैन मैं आगे बहुत मुश्किल से तैयार हूँ, अब वो नहीं हो सकता मुझसे। ज़मीन ने आस्ताबाद में इसकी तरफ देखते हुए कहा। जैन इसे घूरकर अंदर ड्रेसिंग रूम में चला गया। जब वापस आया तो इसके हाथ में एक हल्के गुलाबी रंग की नेट की मैक्सी थी, जिसके बाजू और गले पर सिल्वर कलर का काम हुआ था। ये पहन कर आओ जल्दी से, फिर हमें निकलना है। जैन के सर्द और मजबूत लहजे में बोलने पर ज़मीन ला बेंचे बस इसे देखती रह गई थी और फिर अपने चकराते सर को संभाल कर साइड पर पड़ी मैक्सी लेकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई थी। और फिर जब वापस आई तो जैन बाहर निकल गया था। जल्दी से बालों को ब्रश किया और लिपस्टिक लगाकर आंखों बमुश्किल आंखों को खोला। सर दर्द और बाहर की वजह से चक्कर भी आ रहे थे। खुद को संभाल कर बाहर निकली। भाभी आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। ज़रमीन जब बाहर निकली तो मानूर इसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली। जैन जो मोबाइल में मसरूफ था वो भी इसे देखकर देखता ही रह गया था, क्योंकि गुलाबी रंग में भी इस पर खूब दमक रहा था। मानूर आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी, अपना ध्यान रखना। जैन से बोलकर बाहर की तरफ चला गया था।
ज़रमीन भी महानूर से मिलकर बाहर आ गई। जब बाहर निकली तो ज़ैन गाड़ी में बैठ चुका था। ज़रमीन लाभ बेंचो खुद ही गाड़ी में सवार हो गई थी। वहाँ रेस्टोरेंट में पहुँचे जहाँ दोनों की दावत थी। ज़ैन का फ़ोन रिंग हुआ जिसको वो सुनते हुए आगे जा रहा था और ज़रमीन इसके पीछे-पीछे ला बेइज़्ज़ती चाह रही थी। ज़रमीन ने सामने आदिल आसम और इनकी वाइफ़ सामिया और साहिरा को देखा था और इन दोनों से मिली थी। ज़ैन अभी भी फ़ोन सुन रहा था। इन दोनों से मिलकर इशारे से बताया कि बात कर ले और फिर 2 मिनट के लिए बाहर गया था। ज़रमीन सबके साथ हँस कर बातें की और फिर उन्होंने खाना ऑर्डर किया। तब तक ज़ैन भी आ गया था। सबने मिलकर खाना खाया। ज़मीन बाहर और दर्द की वजह से बेजार सी थी। कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। ज़ैन इसका बेजार सा रवैया देखा रहा था जो सिर्फ मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा रखे कर खा रही थी। पर ज़्यादा वो चुपचाप ही बैठी हुई थी। ज़रमीन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है साला के बोलने पर ज़रमीन बमुश्किल मुस्कुराई। चलो हम लोग चलते हैं वहाँ से आइसक्रीम ले लेंगे। सामिया बोलती हुई दोनों को आने का कहा। साला तो उठ की पर ज़रमीन का आगे सा चकरा रहा था। वो बेजारियत से उठी फिर इन दोनों के साथ जाने ही लगी कि चक्कर की वजह से गिरती पास पड़ी चेयर पर हाथ रखकर खुद को संभाला था। ज़ैन का ध्यान इसकी तरफ था इसलिए इसने इसे देख लिया था पर दूसरे किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद वो तीनों वापस आई थी। अब घर चले। ज़ैन ज़रमीन की तरफ इल्तिजाइयाँ ज़ैन की तरफ इल्तिजाई नज़रों से देखते बोली, हाँ अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गया। आदिल भी सामिया की तरफ देखते हुए बोला जिस पर सब ने ही रजामंदी दी थी और सभी बाहर की तरफ निकले। सब अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। तभी ज़ैन ज़रमीन की तरफ आई। क्या तकलीफ है तुम्हें? मुंह क्यों बना रखा है? हमारे बीच जो भी ऐसे हमारे बीच ही रहने दो, तमाशा मत बनाओ। ज़ैन इसकी तरफ देखते हुए सर से लहजे में बोला था। ज़रमीन इसको कुछ भी बोले बिना चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मैंने कुछ कहा है? वो चीखा। ज़रमीन आंखों को बंद कर सीट से टेक के गया। ज़ैन गुस्से से दूसरी तरफ गया। ज़रमीन तमाशा मत बनाओ। मैं तमाशा बना रही हूँ या आप तमाशा बना रहे हैं? आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा मेरी तबीयत नहीं ठीक? ज़ैन मेरा साथ दर्द से फट रहा है और मुझे बुखार है। मैं मेडिसिन लेने के बाद यहाँ तक इतनी देर गुजार पाई हूँ। तमाशा मैं नहीं आप बना रहे हैं। ज़रमीन का जब जवाब देगा इसलिए वो बोली तो बोलती ही चली गई। गाड़ी चलाए। आपकी बिला से मैं मार जाऊँ आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रमीन बोलते हुए आखिर में रो पड़ी और अपना रुख बदल गई। ज़ैन को इसका अपने इस तरह के रवैये का एहसास हुआ। जाते हुए डॉक्टर के पास चलते हैं। ज़ैन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, घर चले मैं मेडिसिन ले लूँगी। ज़रमीन रुख मोड़े ही बोली। ज़ैन लब बेचे गाड़ी को चला रहा था वरना इसका दिल कर रहा था कि कुछ कर जाए। गाड़ी घर कर रुके तो ज़रमीन बैठना बोले कुछ अंदर की तरफ बढ़ गई। ज़ैन वही गाड़ी में बैठा ठंडी हवा का रह गया था। बदला लेना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। क्या मैं अपनी ही मोहब्बत से बदला ले पाऊँगा? ज़ैन गाड़ी के सीट से टेक लगाए सोच रहा था। अपनी माँ के हाथ दुख का बदला तुम दोगी ज़रमीन। तस्लम साहब की बेटी होने के नाते तुम हर चीज़ का बदला दोगी ज़ैन शाह को। वो सामने पड़े लाइटर से सिगरेट जलाकर होठों से लगाकर गहरा काश लेते हुए आंखों को मूंद गया। दूसरी तरफ ज़रमीन अंदर गई तो रोते हुए अपने हाथों में पहनी चीज़ें और झुर्री उतारने लगी। इसी तरह रोते हुए कपड़े बदल कर आकर बिस्तर में लेट गई थी। नहीं आपको मुझसे मोहब्बत है नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आने के बाद मुझे मालूम हो चुका है। ज़रमीन की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। रोने का शुक्र हो गया तो यहाँ अभी भी बाकी है तो जाओ बाहर जाके रो लो। मुझे नींद आई हुई है, मुझे सोना है। ज़रमीन रो रही थी कि ज़ैन की आवाज़ सुनकर हैरान होती। इसकी उंगली बात सुनकर इसे पूरा यकीन हो चुका था ज़ैन को इससे कोई मोहब्बत नहीं है। इसलिए चुपचाप उठी थी और कमरे से बाहर निकल गई। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही ज़ैन ने ठंडी सांस हवा में छोड़ी और सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब ज़ैन को होश आया तो अपनी आंखों को मुश्किल खोलते हुए छत को गूं रही थी। आंखों को खोलने से आहिस्ता-आहिस्ता ज़ैन बेदार होने लगा। कहीं आंसू भी इसकी आंखों से बह निकले और एकदम से उठकर बैठ गई थी। इसके सामने लेटा आलम शाह इसकी सारी कार्रवाई को देख रहा था। चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट जगाई इसे घूरने में मसरूफ़ था। जो अब बैठी खुद के कपड़ों को गौर से देख रही थी। ये किसने किया? हुरैन अपने कपड़ों को देखते हुए हैरत से दस बोली, मैंने किया। मेरे अलावा तुम्हें कोई लगता है तुम्हें कोई छू भी सकता है? जान ना ले लो मैं इस इंसान की जो मेरी नैन को हाथ तो दूर देखे भी। पीछे से आलम शाह इसके कान में सरगोशी से बोलते हुए इसके गिद्ध हिसार बना गया था। हुरैन इसके हिसार में रोई थी और रोते हुए इसके हाथ को पीछे झटक दिया था। आलम की गिरफ्त मजबूत नहीं थी इसलिए वो इस तरह कर पाई थी। आलम ने इसे खा जाने वाले नजरों से देखा था। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने? नफरत है मुझे आपसे इंतहाई। कोई वो भी बोल ही रही थी कि आलम उठकर इसकी तरफ बढ़ा। हुरैन ने होफ से लड़ते हुए पीछे हटी थी। अब बोलो नफरत है मुझसे? आलम इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला जो इसकी नालंगारा होती आंख देख के जिनमें गुस्सा था इनको देखते हुए पीछे हट रही थी। इधर चलो मेरे साथ। आलम सोफे पर पड़ी हुई अपनी चादर उठाकर इसके गिर देकर इसको कवर किया और इसका हाथ पकड़कर अपने हाथ साथ खींचते हुए बल ले गया था। जल्हा वो कपड़े लेकर आओ जल्दी। आलम बाहर गार्डन में खड़ा इसे आवाज़ देते हुए बोला था। जी ये लें सर। बोतल की जिनकी तरह 2 मिनट में वो इसके सामने थी। ये इधर नीचे फेंक दो और जाओ तुम। आलम के बोलने पर वहाँ नींद को नीचे फेंक कर चली गई थी। हुरैन बस हौसला से आलम की गिरफ्त में खड़ी लड़ रही थी। वो अपने एंगेजमेंट वाला ड्रेस देखो जो पोर्च की ज़मीन पर पड़ा हुआ था। आलम शाह ने इसकी तरफ देखते ही देखते इन कपड़ों को आग लगा दी जिसको देखते हुए हुरैन की आंखों में खौफ उससे और भी फैल गई थी। वो रोते हुए पीछे हटी थी। अपने कदम पीछे लेते हुए बाहर गेट की तरफ आ गई थी। नैन वापस आओ इससे पहले मैं तुम्हारे पास आकर कुछ गलत करूं। आलम शाह की आवाज़ पर हुरैन गेट को खोलते हुए 1 मिनट हाथ रुके थे और वो सबको इग्नोर करते हुए जल्दी गेट से बाहर निकली थी। बाहर निकलकर जब चारों तरफ देखा तो सब भी वीरान जगह सी थी और पिछली साइड पर जंगल था। हुरैन ये सब देखकर वही नीचे पर ज़मीन पर बैठकर रोने लगी थी। आलम शाह इसकी तरफ बढ़ा और एक झटके से इसे बाजू से पकड़कर उठाया था और रोती भी लगती हुरैन इसकी बाहों में थी। वो इसे उठाए सीधा कमरे में आ और इसे बेड पर रखा था। हो गया रोना धोना तो कुछ खा लें। आलम इसकी तरफ देखते हुए आम से अंदाज में बोला था।
दफ़ा हो जाए यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, नफ़रत है मुझे आपसे, सुना आपने, जाइए यहाँ से। वो रोते हुए चीखी थी, आइंदा तुम्हारी ज़ुबान से मैं कोई भी बकवास सुनी ना तो याद रखना तुम जान से जाओगे मेरे हाथों से। आलम इसकी तरफ बढ़ते हुए इसके बालों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए इनको झटका देते हुए रहा था। नैन के मुंह से सिसकी निकली थी, पर आलम को कोई परवाह नहीं थी। चलेगी तुम्हारी ज़ुबान मेरे सामने बताऊं मुझे, इसकी आंखों में देखते हुए सख्त और सर लहजे में बोला था। रैन ने रोते हुए ना में सर हिलाया था। इसे लगा था कि इसके बाल जड़ से उतर जाएंगे अगर अब आलम इसके बालों को ना छोड़ा था। शाहजी मुझे दर्द हो रहा है, रैन रोते हुए इसकी तरफ देखकर बोली थी। आइंदा ध्यान रखना, क्योंकि आलम शाह किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें भी अभी कुछ नहीं कहा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो इसे जान से मार देता मैं। आलम इसके बालों को छोड़कर अभी से अपने साथ कह के प्यार से बोला था। रैन इसके इस तूप छाँव की जैसे रवैये से परेशान से बस रो रही थी। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो फिर क्यों किया ये सब? इसका नर्म रवैया महसूस करते हुए हिम्मत से बोली थी। देख लो, अभी तो मोहब्बत भी नहीं थी तो ये हाल है मेरा। अगर मोहब्बत होती तो फिर सोचो क्या होता मैं। आलम इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला था। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है शाहजी? हुरैन ने सर उठाकर नाम शिकवा करती आंखों से इसकी तरफ देखा। नहीं पाचा, जब से तुम मेरी दोस्त बनी हो ना तो तुम मेरी मलकियत बन गई हो, और अपनी मलकियत में किसी को नहीं देता। वह जुनूनी अंदाज में इसके बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए सतरी लहजे में बोला था। हुरैन बस चुप से सर को झुका गई थी, आंसू भी बह रहे थे। जब जल्दी फ्रेश होते हो तब तक मैं नाश्ता का कहता हूँ। वो हुरैन का गाल थपथपाकर बोलते हुए बाहर निकल गया था। पीछे हुरैन अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फिर से रोने लगी। मुझे मामा बाबा के पास जाना है, हुरैन ने इसकी तरफ देखते नाम लहजे में कहा था। नाश्ता करो पहले, फिर कुछ सोते हैं, मिल आना मेरे साथ जाकर। आलम इसके साथ बैठकर ब्रेड का स्लाइस अपनी प्लेट में रखते हुए बोला। मिलना नहीं, मुझे हमेशा के लिए इनके पास जाना है। हाँ बुरे हैं, मैं आपको तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं है। जब मोहब्बत नहीं है तो क्यों रहूँ मैं आपके पास? हुरैन चेयर खींचते हुए उठकर योगी दोनों इस वक्त डाइनिंग टेबल हाल में थे। नहीं, चुपचाप नाश्ता करो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता। आलम का ध्यान अपनी प्लेट पत्थर हो इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। नहीं खाना, मान नहीं जाऊंगी एक दिन ना खाया तो। हुरैन बोलते वहां से जाने लगे। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो हाल करूंगा कि भूल जाओगे कि तुम हो कौन। बस याद रहेगा तो ये कि आलम शाह कौन है और कितना दरिंदा सिर्फ है। वो इसकी तरफ देखते हुए सद लहजे में बोला था। हुरैन इसकी तरफ देखते हुए चुपचाप वहाँ बैठ गई थी। खत्म करो इसे जल्दी से। आलम इसके सामने स्लाइस रखते हुए बोला, जिस पर इसने मुंह बनाकर सब खा लिया था। मुझे मामा के पास ले जाए। हुरैन के बोलने पर आलम इसकी तरफ देखने लगे, जो इसके कपड़ों में खड़ी लंबी शर्ट और भगड़ा सा होलिया, बाल बिखरे हुए थे, नाक रोने की वजह से लाल हो रही थी। भूल जाओ अपने वालिदैन को, अब तुम सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है। आलम के बोलने पर हुरैन गुस्से से इसे देखते हुए रोने लगी थी। रोना मत, थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, काम जरूरी है। आलम इसकी तरफ देखते बोलकर वहां से निकल गया। हुरैन वही खड़ी बस से जाते हुए देखती रही थी। वही बच्चों की तरह नैन जमीन पर बैठकर रोने लगी। तभी आलम की दो मेड वहां आई थी। सकीना, ये तो कोई छोटी सी लड़की है, वरना तो सब बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ आते हैं। एक औरत दूसरी औरत से बोली, जिस पर इनकी बात सुनकर हुरैन ने चेहरा ऊपर उठाया। क्या मतलब है आपका आंटी? हुरैन ने दोनों को देखते हुए कहा था। तुम साहब के साथ क्या एक रात के लिए आई हो? साहब आगे भी लेकर आते हैं लड़कियों को 1 या 2 रातों के लिए, और तुम पहली लड़की जो इतनी छोटी सी है। इनकी बात सुनकर हुरैन को लगा इसकी सांसें बंद हो जाएंगी। तो क्या ये शाहजी का घर नहीं है? हुरैन ने हैरत में डूबे हुए कहा था। नहीं, ये तो इनका घर नहीं है, इनकी तो बहुत बड़ी हवेली है जहाँ बहुत से लोग हैं। ये तो इनका फार्म हाउस है। और तुम कौन हो? इस औरत के बताने पर हुरैन खोज सी गई थी। क्या मुझे भी एक रात के लिए लेकर आए हैं? हुरैन की ये सब सोचकर ही सांसें अटक गई थी। तो जाहिर सी बात है, अगर फार्म हाउस में लाए हैं तो इसीलिए लेकर आए होंगे ना। हुरैन ने खौफ से इनकी बातें सुनी थी और फिर वहां से उठकर अंदर कमरे की तरफ आ गई थी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह सकते शाहजी। हुरैन बुरी तरह से रो रही थी और कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उन्होंने तो खुद कहा है मुझसे कि उनको मोहब्बत भी नहीं है। तो वो जो इन्हीं औरतों ने बोला वो सच है। हुरैन बुरी तरह से रोते हुए सोचकर खिड़की की तरफ गई। मैं भाग जाऊंगी, कभी भी शाहजी के हाथ नहीं आना मैंने। हुरैन नीचे चारों तरफ में देखने लगी और जंगल से बाहर दूर दूर ऐसे सड़क नजर आई थी। ऐसा ही करूंगी, वहां से होते हुए भागने की कोशिश करूंगी। मुझे अभी जाना चाहिए, इससे पहले कि शाहजी आई या ज्यादा रात हो जाए। हुरैन खुद को संभालते हुए चुपके से चारों तरफ देखते हुए बाहर की तरफ निकली। पाँव में कोई जूता और शूज नहीं था। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही भाग लूंगी। पर आते वक्त वो अलमारी में से आलम शाह के मोजे ले आई थी और इनको पाँव में पहन लिया था। सबसे चुपकर एक साइड से होते हुए वहां से साइड पर बने रास्ते से निकलकर हुरैन जंगल की तरफ निकल गई थी। पर वो नहीं जानती कि जंगल लगता छोटा है पर है बहुत बड़ा। एक रात तो क्या, वैसे 2 दिन में भी पार ना कर पाई। जैन सोए हुए था कि इसे नीचे से महानूर की आवाज़ें सुनाई दी। वो जल्दी से नीचे आया तो सामने देखा महानूर ज़रमीन के पास बैठी हुई थी, जो सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी थी। क्या हुआ ज़रमीन को? ज़रमीन इस जैन से अपना सर अपनी गोद में रखकर थपथपाते हुए बोला था। पता नहीं जैन भाई, मैं नमाज़ पढ़ के आई तो देखा सामने आपकी नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी। जैन इसकी बात सुनकर खामोश हो गया। क्या ज़रमीन रात की? वो ये सोच आते ही जैन ने जल्दी से ज़रमीन को बाहों में भरा बाहर की तरफ भागा। महानूर भी इसके पीछे भागे थे। दोनों इसे गाड़ी में डालकर सीधा हॉस्पिटल ले गए थे। ज़रमीन को डॉक्टर ने तो चेक कर रहे थे और वो दोनों बाहर बैठे हुए थे। डॉक्टर कैसी है ज़रमीन? डॉक्टर के बाहर लाने पर जैन जल्दी से उठकर इसकी तरफ आया और बोला, अब इतने इनको ड्रिप भी लगा दी है। इनको बहुत तेज बुखार है, शायद इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब इंजेक्शन भी लगाया, थोड़ी देर बाद आप इनको घर ले जाकर दे सकते हैं, पर फिल वक्त इनको आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर जैन को बोलकर वहां से चला गया। महानूर अंदर कमरे में कि जबकि जैन वही बाहर बेंच पर ही बैठ गया। क्या हो रहा है? क्या मैं ज़रमीन के साथ ठीक कर रहा हूँ? जैन वही बैठकर सोच कर रहा था। या सर, ये आपके फादर की कॉल आई है। जैन के पास एक आदमी आकर बोला। जैन ने हैरत से इसकी तरफ देखा था। जी डैड। वो आंखों को बंद दीवार के साथ टेक ले गया। जब तुम पैदा होने वाले थे तुम्हारी माँ को इतनी जहनी टेंशन दी गई थी
किसने तुम्हें पैदा करते ही मौत को गले लगा लिया। दूसरी तरफ की बात सुनकर ज़ैन लब भड़क लिया, आपने मेरे पीछे अपने बंदे लगा रखे हैं। हाँ, तुम बेटी हो मेरे, इसलिए तुम्हारी हिफाजत के लिए सब कुछ। दूसरी तरफ की बात सुनकर ज़ैन ने फ़ोन बंद करते हुए उसे फ़ोन पकड़ाया और खुद अंदर रूम की तरफ बढ़ गया था जहाँ ज़रमीन थी। ज़ैन अंदर गया तो महानूर ज़रमीन के पास इसका हाथ पकड़ कर बैठी हुई थी। आप भी तो शादी के बाद खुश होने के बजाय मुरझा गई हैं ज़ैन भाई। क्या हाल हो गया इनका? क्या चल रहे हैं आप दोनों के दरमियान में? बताएं मुझे ज़ैन प्लीज़। महानूर इसका हाथ जोड़ते हुए ज़ैन की तरफ मुड़कर बोली थी। ज़ैन बस वाट से चेहरे से सामने लेटी ज़मीन को देख रहा था जो सच में मुरझाई मुरझाई और पीली जर्द हो रही थी और इसे आगे से कमज़ोर भी हो चुकी थी। कुछ नहीं चाह रहा हमारे दरमियान, तुम भी जानती हो महानूर ज़रमीन से मोहब्बत करता हूँ मैं। ज़ैन का ध्यान अभी ज़रमीन की तरफ था पर वो बात महानूर से कर रहा था। अगर आपकी वजह से इनको कुछ हुआ ना ज़ैन भाई तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करने वाली। सुना आपने? महानूर इसको गुस्से से बोलकर बाहर निकल गई। ज़ैन ज़रमीन के पास आया था और इसका हाथ पर हाथ रख दिया जो ड्रिप लगने से सर सा हो रहा था। कितनी देर इसके सर हाथ पर अपना हाथ रखे खड़ा रहा, इसे देखता रहा पर पैर गहरा सांस लेते हुए पीछे हटकर पास पड़े सोफे पर बैठ गया। जो मैं आगे करने वाला हूँ वो तुमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा सर। मैंने इतनी सी बेरोही ने तुम्हारा ये हाल कर दिया, आगे जाकर क्या होगा तुम्हारा? ज़ैन फीका सा मुस्कुरा दिया। महानूर कमरे में थकी सिया कर लेटी तो इसका फ़ोन देखा। इसने बेजार होते हुए जब फ़ोन देखा तो शियान की कॉल थी। फ़ोन को देखने के बाद साइड पर रखा, आंखों को बंद कर गई। मोबाइल थोड़ी देर बजता रहा फिर खुद ही बंद हो गया। मेरा फ़ोन देखने के बावजूद क्यों नहीं उठाया? शियान की आवाज़ खुद को बिल्कुल करीब सुनाई दी तो महानूर ने झट से आंखों को खोला तो वैसे पर झुका वैसे गोरा था। तुम यहाँ? महानूर अपने हल्के को तर्क करते हुए आस्था से बोली थी। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया महानूर? और महानूर के इर्द गिर्द दोनों तरफ में हाथ रखे स्वयं मुकम्मल तौर पर झुका हुआ था। पीछे हटो शयान। महानूर इसके आस के सीने पर हाथ रखे से उसे दूर करना चाहे। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया महानूर? और ये मैं लास्ट दफ़ा पूछ रहा हूँ, इसके बाद मैं सजा दूंगा फ़ोन न उठाने की। शयान जब बोला इस दफ़ा तो अंदाज सर था, आंखों में गुस्सा। मेरा मूड नहीं था तुमसे बात करने का और तुम होते कौन हो मुझे सजा देने वाले? गुलाम नहीं हो तुम्हारी। मैंने रास्ता मगर दबे हुए लहजे में गुराई थी। बीवी हो तुम मेरी, मेरा और पूरा फ़र्ज़ है तुम मेरा फ़ोन उठाना। क्यों नहीं था मूड? शियान इसके चेहरे पर परेशानी देकर साइड पर इसके साथ लेट गया था। आप ही की वजह से परेशान हुआ। इतनी लापरवाह तो नहीं थी जितनी आप हो गई हैं। मानूर अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। क्यों, क्या हुआ? शियान कहने के बाद इसकी तरफ होते हुए इसे देखते हुए बोला जिसके परेशानी चेहरे पर परेशानी के साथ थे। कुछ तो है जो ज़ैन भाई और ज़रमीन आप ही के दरमियान चल रहा है और आप भी थी इतनी ज़्यादा बीमार थी, अभी भी हॉस्पिटल से आया हम इनको लेकर। महानूर ने भी इसकी तरफ रुख कर लिया था। शयान वो अपनी ही सोच में गुम था कि महानूर बोली, हाँ जी मुझे सुकून चाहिए, मुझे नहीं मिलता। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरे ज़हन में बुरी चीज़ें घूम रही हैं, बुरे ख्वाब, हर चीज़ ऐसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। महानूर की आंखें नम हो गई थी। रिलैक्स महानूर, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारा बुरा ख्याल है और कुछ नहीं। शयान सीधा वगैरह इसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए बोला, जाओ यहाँ से। महानूर रुख मोड़े शयान से बोली, अजीब पागल लड़की हो तुम, कभी बच्चों तक की बात कर देते हो और कभी 1 मिनट भी अपने घर से निकल जाने को बोलती हो। शहन बेड से सीधा करते हुए भड़बड़ाया था। मानूर इसकी बात सुनकर मुस्कुराती थी। ये मुस्कुराना कभी हमारे लिए भी हो जाए। शहन मुस्कुराते हुए देखकर फिर से एक दफ़ा इस पर झुका था। इस दफ़ा अंकल आते हैं तो तुम्हें घर ले जाऊंगा। वो खुद की तरफ देखती मानूर के होठों को छूते हुए बोलकर पीछे हटा था। मानूर इसकी इस हरकत पर लाल टमाटर हो चुकी थी। शयान इसकी हरकतों को देखते एक आंख दबाकर वहां से निकल गया था। बदतमीज कहीं का, महानूर बोलते हुए सर तकिए में छुपा गई थी। शाह साहब आप जल्दी से फार्म हाउस आ जाए। अपने हादम की कॉल सुनते हुए इसके माथे पर बल पड़े थे जो मसरूफ सा मीटिंग में था। क्यों, क्या मसला है? कान पर लगे ब्लूटूथ पर गुस्से से बोला था। शाह साहब वो जो बीबी आपके साथ आई थी ना वो अब यहाँ कहीं नहीं है। सारा फार्म हाउस देख लिया पर वो नहीं मिली। इसकी बात सुनते ही आलम शाह का गुस्से से बुरा हाल हो गया और वो मीटिंग को वहीं छोड़ते हुए बाहर की तरफ भागा था। गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाते हुए फार्म हाउस का घंटे का रास्ता आधे घंटे में तय कर लिया था। कहाँ है नैन, कहाँ? बताओ कैसे तुम सबके होते हो वो यहाँ से जा सकती है? आलम के अंदर आते ही चीते हुए सब चीहा था। सब नौकर इकट्ठे साथ चुकाए खड़े थे। शाह साहब वो सीसीटीवी से देखा है बीबी जी जंगल की तरफ गई हैं। हमारे 2 बॉडीगार्ड भी इनके पीछे गए हैं। एक नौकर के बताने पर आलम ने गुस्से से सबकी तरफ देखा था। वहाँ तुम लोग जानते हो खाई भी है, अगर इसे कुछ हुआ तो हम सबके जान मार दूंगा। तुम सबको मैं आके देख लूंगा। जल्दी से तैयारी करो, इसकी तरफ निकलना है जल्दी। आलम अपने कमरे में जाते हुए बोला था और कमरे से अपनी गन वगैरह लेने के बाद जंगल की तरफ अपने बॉडीगार्ड और दूसरे खादमों के साथ निकल गया था। आलम और इसके साथ ही चारों तरफ फैल गए थे। आलम के हर निशान को देखने की कोशिश में था। सर अंधेरा पे हो चुका है इस वक्त तो यहाँ वैसे भी खतरा होता है। खादिम की बात सुनकर आलम शाह ने इसे घूर कर देखा था। मुझे मेरी नैन हर हाल में चाहिए, सही सलामत, वरना तुम सबकी लाशें होंगी। आलम के सदन पर बस अभी होफ तारी हो गया था और वो जानते थे कि ना मिलने की सूरत में वो सच में इनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। और यही आसपास है। आलम शाह चारों तरफ देखा बोला था। जंगल में अंधेरा फैल चुका था पर इनके पास बड़ी सर्च लाइट थी जिसकी वजह से वहाँ हर तरफ सुबह का मंजर पेश कर रहे थे। आलम शाह बहुत अच्छी तरह से जंगल के हिस्सों को जानता था। हुरैन चलती जा रही थी पर कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से पाँव में कहीं दफ़ा कांटे लगे थे और इससे चला भी नहीं जा रहा था। प्लीज़ अल्लाह जी मदद कर दे, मैं कहाँ पहुँच गई, बहुत दर्द हो रहा है पाँव में। हुरैन रोते हुए घुटनों में साथ देकर दरख्त के साथ थका बैठ गई थी। चारों तरफ अंधेरे की वजह से भी वो खौफजदा हो चुकी थी। पाँव से खून निकल रहा था जो इसके पहने मौसम में जज़ब हो रहा था। जहाँ जहाँ से मोजेस फेर थे वहाँ से खून की वजह से सुर हो चुके थे। नैन, नैन, इसके पास कहीं अपने आलम की आवाज़ सुनाई दी। रोती हुई हुरैन ने अपने घोड़े पर हाथ रख के अपनी सिसकी दबाई थी। नहीं, मैं कभी भी नहीं जाऊँगी शाह जी के। आप क्या आप मुझे एक रात के लिए रखेंगे? हुरैन रोते हुए अपनी आवाज़ दबाए खुद में ही
और सिमट भी बैठी। नैन मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान रही। तो आलम शाह की आवाज़ अपने करीब से सुनाई दी तो हुरैन ने बिना सोचे उठी थी और वहाँ से भागने लगी। आलम शाह को इसको देखकर जान जाने वाली हो चुकी, क्योंकि सामने जिस तरफ वो भाग रही थी वहाँ खाई थी। नैन रुक जाओ, आगे मत जाना। आलम की आवाज़ सुनते ही वो और भी तेज से भागने लगी कि पाँव के जख्मों का ख्याल किए बिना बस भागकर वो आलम शाह से दूर जाना चाहती थी। आलम भी इसकी तरफ भागा। नैन आगे मत जाना। आलम इसे पुकार रहा था कि इसके पाँव पर ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। अभी वो उठाकर भागती कि आलम तेजी से इसके पास पहुंचा तो इसे जोर से खुद में बेच गया था। छोड़े मुझे, मुझे घर जाना है, घर जाना है। और नैन रोते हुए उसे मार रही थी। आलम के सब आदमी पास खड़े थे पर सबने अपनी नजर झुका रखी थी। आगे खाइए नैन, तुम पागल हो चुके हो, मैं ले जाऊंगा सुबह तुम्हें तुम्हारे मामा पापा के पास। बोला था ना मैंने, फिर क्यों भागी? आलम जब बोला तो इसका अंदाज उसने लिया हुआ था। चाची आप मुझे एक रात के लिए लेकर आए हैं ना, मैं ऐसा मत करें, मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द थे, मैं बुरी नहीं हूँ। वो सिसकते हुए चेहरे पर फिर से इसके सीने में छुपा गई थी। आलम ने महसूस किया था इसका वजूद लर्ज रहा था, वो रो रही थी। नहीं नैन, ये सब किसी ने कहा है तुमसे? आलम इसके सर पर हाथ फेरते हुए वो आराम से इस कहा पर आंखें जब्त और रूसे से लाल हो रही थी। शाजी ऐसा मत करना वरना मैं मर जाऊंगी। हुरैन जब बोली तो आलम शाह नीचे से उठा और इसे सीधा खड़ा किया। पाँव जब जमीन पर लगे तो हुरैन दर्द की वजह से करा उठी। आलम ने लाइट की रोशनी में देखा इसके पाँव में पहने मोजे और इस पे भीनी सफ़ेद जगह जो अब असुर हो चुकी थी। पाँव में दर्द है? आलम इसे बोला, जिस पर इसने हाँ में सर दी। इसके सब खादम हैरत ज़दा थे। वो आलम शाह जो किसी के अपने जूते की नोक पर नहीं रखता था, वो एक छोटी सी लड़की को अपने बाहों में भरे जंगल से अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। सभी इसके पीछे आहिस्ता से जा रहे थे। डॉक्टर को लेकर आओ जल्दी। फार्म हाउस पहुंचकर आलम के कहने पर इसका एक नौकर जल्दी से डॉक्टर को लेने चला गया था। आलम इसे कमरे में लाते ही बेड पर लेटा दिया। हुरैन अभी भी आलम से खौफजदा थी। शाजी मुझे एक रात के लिए हुरैन एक लफ्ज़ और निकला तुम्हारे मुँह से इस बारे में तो मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगा। इसके होठों पर हाथ रख के सर से अंदाज में बोला। हुरैन ने होश से आंखों को बंद कर लिया, जिससे आलम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो उठा और इसके कदमों की तरफ किया, आराम से इसके पाँव से मोजे उतारे। हुरैन एक दफ़ा फिर से सिसके थे। इसके चेहरे पर दर्द के आसार साफ नजर आ रहे थे। आलम ने लम्ब बेचे से देखा, जिसके पाँव में जगह जगह जख्म थे और खून रस रहा था। तभी डॉक्टर अंदर आया। इसके आने पर आलम पीछे हट गया और इसने हुरैन को चेकअप किया और फिर इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो गुनूदगी में जाने लगी। और फिर इसके पाँव के जख्म को आहिस्ता आहिस्ता साफ किया और वहाँ मेडिसिन लगाई। गुनूदगी में आलम शाह ने देखा था कि इसके चेहरे पर दर्द था और वो नींद में जाते हुए भी करा रही थी। शाह साहब जख्म काफ़ी गहरे हैं, दवाई लगा दी और इंजेक्शन दिया है, आराम करने का, सुबह तक ठीक हो जाएगा। और ये मेडिसिन लिख दिया, इसको इनके पाँव पर लगा दीजिएगा। डॉक्टर को बोलने पर आलम शाह ने सर हिला दिया। इसका सारा ध्यान अभी भी हुरैन पर ही था जो अब सो रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद वो इसके पास आया, इसके पाँव के जख्मों को हाथ से छुआ और फिर इस पर कम्फर्ट दुरुस्त कहते हुए पीछे हट गया था। तुम्हें भागने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। नैन में से दूर जाने की हिम्मत भी कैसे की तुमने? इसकी सज़ा तो ज़रूर दूंगा तुम्हें, पर अभी इसे सज़ा मिलेगी जिसकी वजह से तुमने ये सब किया। आलम इसकी तरफ देखते हुए उसकी पेशानी को अपने होठों से छूते हुए पीछे हट गया था। प्लीज़ सलमान, मुझे मेरी हुरैन ला दे। मिसेस सलमान का बुरा हाल हो चुका था। पता नहीं किस हाल में होगी, मेरा दिल बहुत बेचैन है। वो इंसान जिसे हमारे सामने इतनी बेदर्दी से ट्रीट कर रहा था, बाद में क्या क्या किया होगा इसके साथ। मिसेस सलमान और सलमान साहब बहुत परेशान थे, एक दूसरे से अपना गम बांट रहे थे। कुछ पता चला मेरी हूर का साइम? मिसेस सलमान अपने बेटे से बोली, जो कुछ दिन पहले ही हुरैन की खबर सुनकर वापस आए। कुछ पता नहीं चल रहा मम्मा, कोई भी इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं ले रहा, बहुत पावर है इसकी। साइम थके से अंदाज में सोफे पर बैठा आंखों को मूंदे बोला, अल्लाह खैर करेगा, मेरी बेटी की हिफाजत करे। सलमान साहब साइम के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली लिए बोले थे, बाबा फिक्र मत करें, मैं इस इंसान को छोड़ने वाला नहीं जिसने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। साइम बोला था, इसके लहजे में गुस्सा था। सलमान को कुछ गलत मत करना, तब तक नहीं जब तक हमारी हुर इसके पास है। मैं नहीं चाहता वो इसे नुकसान पहुंचाए। सलमान साहब समझदारी से बोले, जिस पर साइम सर को झटक गया पर बोला कुछ नहीं था और आराम से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। बेगम हो सके तो ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, इसके सामने एक बच्चा तो हम खो चुके हैं, दूसरा खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। सलमान साहब बोले तो इनके लहजे में बेबसी थी। मिसेस सलमान बेबस भी रो दी थी। मैं क्या करूँ सलमान, वो बेटी है मेरी और लाडली भी, तो और भी डरपोक सी है। पता नहीं किस हाल में होगी, सब ठीक होगा, अल्लाह पर छोड़ दे बस। अब ज़्यादा परेशान मत हो। आपने सुना ना? वो इसे प्यार से समझाते हुए बोले, जिस पर वो सर को हिला गई थी। बाबा आप कब आए और इतनी जल्दी क्या हुआ कि सब ठीक है? और नूर नीचे आए तो सामने तरसन साहब को देखकर बोली, जैन जैन कहाँ है जैन? वो ऊंची आवाज़ में चीखे, क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है? महानूर परेशानी से बोली थी। कुछ ठीक नहीं है महानूर बच्चे, कुछ ठीक नहीं है। वो इस दफ़ा बोले तो इनका लहजा नम था। जी बोले। जैन नीचे आकर सर से अंदाज में बोला। महानूर इसका अंदाज देखकर हैरान ही थी, क्या हो रहा है सब, क्यों किया तुमने मेरे साथ ये? तस्लम साहब गुस्से से घुरते हुए बोले। जैन के पीछे पीछे जरमीन भी आई थी। बाबा क्या हुआ? जरमीन भी परेशानी से तस्लम साहब को देख रही थी। दोनों बेटियां इनके साथ लगी परेशान सी थी, जबकि जैन का अंदाज सर था। जैन क्यों किया? तस्लम साहब का साथ दोनों बहनें नहीं समझ पा रही थी, पर जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट भी कर गई। माँ का हिस्सा लिया और सब मेरी अपनी मेहनत है आपसे मतलब? जैन पुरसुकून तरीके से सोफे पर टांग रख के बैठ गया था। दोनों महानूर और जमीन जैन का ये अंदाज देखकर हैरान थी। माँ का हिस्सा क्या मतलब है तुम्हारा? तस्लम साहब चीखे, आवाज़ आहिस्ता। तस्लम साहब मुझसे बर्दाश्त नहीं है ये अब, और मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। अपनी बेटियाँ ले जाएं और यहाँ से। तो जैन तहम्मुल से बोलकर इन दोनों
इन तीनों की दुनिया हिला गया था। ज़रमीन तुम्हारी बीवी है, नहीं ज़रमीन आपकी बेटी है, मेरा और इसका कोई रिश्ता नहीं है। वो तसलम साहब की तरफ देखते हुए एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोला। ज़ैन, मैं और महनूर चले जाएंगे, पर ज़रमीन तो तुम्हारी बीवी है, इसे तो मत निकालो। इनके लहजे में बेबसी थी। यही तो सबसे बड़ी सज़ा है आपकी कि आपकी बेटी बर्बाद हो जाएगी और मेरे प्यार में मर जाएगी। ज़ैन की कमीनी सी मुस्कुराहट के साथ एक आंख दबाकर बोला, बाबा ये सब क्या है? ज़रमीन ही इनसे बोली, जो खुद ज़ैन के हर रवैये से दिल बर्दाश्त हो चुकी थी। आप ना सामान लेकर आओ तुम दोनों। तस्लम साहब के बोलने पर वो दोनों इनको देखने लगी। ज़ैन के चेहरे पर मुस्कुराहट पर, बाबा पर सुना नहीं तुम दोनों ने, जाओ अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले आओ और चलो मेरे साथ। तस्लम साहब के चीख के बोलने पर दोनों ऊपर के अपने रूम में गई। अच्छा नहीं गा रहे तुम ज़ैन, पछताओगे। तस्लम साहब इसकी तरफ देखते हुए बोले, जो इनकी बात सुनकर हंस दिया था। कोई बात नहीं, पछता लूंगा प्यारे सुसर जी, वो हंसते हुए बोला था। बाबा जी, वो दोनों हैरत ज़दा बात तस्लम साहब और ज़ैन की बातें समझ नहीं पा रही थी। तलाक मिल जाएगी जल्दी। ज़ैन की बात सुनकर ज़रमीन को लगा कि इसके पाँव नीचे से ज़मीन निकल गई। इसने मुड़कर ज़ैन की तरफ देखा, जब सिगरेट सुलगा कर पी रहा था। तस्लम साहब खामोश रहे। महानूर भी ज़ैन का ये रूप देखकर परेशान सी थी, पर इसकी ये बात इनकर और भी सुनकर और भी ज़्यादा हैरत ज़दा रह गई। जिस दिन तलाक दी, इससे आगे दिन मेरे जनाजे में शिरकत ज़रूर करने आना। ज़रमीन बोलते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी मेरी जान, इतना बेवसूल वक्त नहीं है मेरे पास। वो हंसते हुए बोला, जिस पर ज़रमीन लाभ बेचे बाहर निकल गई और महानूर को तसला साहब खींचते हुए ले गए थे। पीछे ज़ैन की आंख से एक आंसू बह निकला। नफरत की जंग में आज इसने अपने सब रिश्ते खो दिए थे। बाबा कहाँ जाएंगे हम? ज़रमीन परेशान से तस्लम साहब से बोली, फ्लैट है जो तुम दोनों के नाम है, वहाँ जाएंगे। तस्लम साहब गाड़ी चलते हुए इन दोनों के साथ इस जगह पहुंचे थे। वो जगह कुछ खास नहीं थी, पर रहने के काबिल थी। तस्लम साहब के दरवाज़ा खोलने पर अंदर देखा था, फ्लैट का काफ़ी बुरा हाल था। तस्लम साहब का धूल की वजह से सांस बंद होने लगा। ज़रमीन ने आगे बढ़कर जल्दी से खिड़की और बालकनी का दरवाज़ा खोला और वहाँ पास पड़ी चेयर को साफ किया। डैड आप ठीक हैं? ज़रमीन इनसे परेशानी से बोली, जबकि महानूर बस दीवार के साथ लगी रोने में मसरूफ़ थी। ये सब क्यों किया ज़ैन भाई ने? डैड, महानूर बोलते दीवार के सहारे नीचे बैठ गई थी। इसे लगता है कि इसकी माँ की मौत में मेरा कसूर है, इसे इसलिए मेरे साथ तमाम शेयर बेचकर अपने नाम कर लिया और घर में पहले ही ज़ैन को इसकी माँ के हिस्से में दे चुका था। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, हम बर्बाद। वो अभी बोलते ही ज़रमीन बोली, डैड अब बर्बाद हम नहीं, वो हो गया। आज इसने तमाम रिश्ते खो दिए। अपनी ज़िद और अना में आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ज़रमीन ने इसके आंसू साफ करते हुए मुस्कुराई। पास बैठी महानूर बस चुप सी हो गई थी। चलिए यहाँ बैठे रूम को देखूँ ताकि आप आराम करें, फिर सोचती हैं कि मैं जॉब वगैरह को कुछ करती हूँ। ज़रमीन बोलते उठकर अंदर गई थी, जहाँ वो सिर्फ 2 और कमरा और एक छोटा-सा किचन और छोटा सा ही हॉल था, जहाँ पर सोफ़ा लगा हुआ था, जहाँ तस्लम साहब पास बैठे चेयर पर बैठे हुए थे। ज़रमीन रूम में आकर अपने गिरते हुए आंसुओं के साथ पूरे कमरे को झुड़ने लगी थी, जिसमें एक सिंगल बेड और ड्रेसिंग था, पर कमरा इतना गंदा नहीं था, साफ़ ही थे। ज़रमीन रो भी रही थी और हल्का कंट्रोल करते हुए घंटे में पूरा कमरा साफ कर लिया था और फिर मुस्कुराहट के साथ बाहर आई थी। चलें आप दोनों रो क्यों रहे हैं? इतना प्यारा और घर साफ करें डैड, ज़रूरत की हर चीज़ है। चलें दोनों रोना बंद करो और लेटो जाकर अंदर। ज़रमीन महानूर को तसम साहब के दूर करते हुए इनको बोली, जिस पर वो इसे सर पर प्यार देकर अंदर रूम की तरफ बैठ गए थे। आपकी ज़ैन भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? महानूर रोते हुए बोली थी, जिस पर ज़रमीन ने लब बेंचे बस इसे अपने साथ लागी थी। वो इसे सोफे तक लाकर इसे वहाँ लेटा दिया और इसके बाल में हाथ फेरने लगी। सो जाओ, आराम करो नूर, ज़रमीनी से प्यार देते हुए बोली, जिस पर महानूर बस आंखों को मूंद गई। इस वक्त वो तीनों बहुत टूटे हुए थे, क्योंकि इनको इस शख्स ने मार दी थी जो इनका अपना था। ज़रमीन बस चुप से महानूर को लिए वहीं बैठी रही थी। आखिरी दफ़ा नैन की किससे बात हुई थी? आलम शाह सबकी तरफ देखते हुए बोला, जो इसके सामने हाथ बंधे खड़े थे। वो दोनों औरतें जिनके हुरैन से बात हुई थी, इनके सांस गले में अटक चुके थे। वो जानती थी अब इनका बहुत बुरा हाल होगा। शाह साहब, हमें नहीं पता था वो बीबी आपके साथ रात। इनमें से एक बोलती आलम की दहाड़ पर वहीं इनकी ज़ुबान पर कलफ लग गया था। बकवास नहीं, नैन के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो जान से मार दूंगा मैं, और तुम दोनों का आज आखिरी वक्त है। आलम नाल निगारा होती आंखों से इनको घूरते हुए इनकी तरफ देखते हुए रहा, इन दोनों को नहीं शाह साहब, ऐसा मत करें, गलती होगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो दोनों रोते हुए इनके पाँव में बैठती थी। माफ़ किया इन बच्चों के आतर पर, इन दोनों को बाहर फेंक दो आज से। तुम दोनों मुझे यहाँ नजर आई तो वो हाल करूंगा जो तुम सबकी सोच है। और बाकी सब किसी की भी एक बुरी नज़र या बात मेरी नैन तक पहुंची तो इस दुनिया में नजर नहीं आएगा। आलम शाह की दहाड़ पूरे हाल में गूंजी थी। वो सबके एक नज़र देखते हुए वहाँ से उठा और ऊपर से हुरैन के पास चला गया था। तुम दोनों पागल हो? वो साहब की बीवी है, निकाह करके इसे यहाँ लेकर आए हो। तुम इसे बोर गए, बुसर उठाओ, यहाँ से निकलो। एक खादिम के बोलने पर वो दोनों बस देखकर रह गई, रोते हुए बाहर निकल गई थी। पीछे समय ये बात फैल गई कि शाह साहब ने खानदान से बाहर एक लड़की से शादी कर ली है। नूर बच्चे उठ जाओ, यूनिवर्सिटी जाना है ना तुमने। महनूर जो सोफे पे सोई हुई थी, से ज़रमीन उठाते हुए बोली थी, यहाँ पे मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं जाना। वो रूह बदल गई थी। महनूर, बुरी बात है यार, मैं सुबह सुबह जाकर तुम्हारे लिए स्पेशल नाश्ते का सामान लेकर आई हूँ। ज़रमीनी से बोलते हुए साथ ही किचन की तरफ गई। क्यों थी? क्योंकि वो जानती थी कि अब महनूर ज़रूर उठ जाएगी। ज़रमीन आप ही थोड़ी देर बाद महनूर उठकर इसके पास आई और साथ को जगह फ्रिज के साथ टेक लगा खड़ी। जी मेरा बच्चा, आप ही क्या हो गया? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं सोच रही हूँ जॉब कर लूँ किसी स्कूल वगैरह में। बैंक में जितने पैसे हैं इनसे थोड़े दिन गुजारा होगा। महानूर आहिस्ता आवाज़ में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपने यूनिवर्सिटी जाओ, जो करना है मैं कर लूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, इसके कोई जानने वाले हैं, वो कह रही थी कि वो जॉब दिला देगी मुझे वहाँ। और रही डैड की बात, तो वो तो है ही हमारे साथ, पर इनका साया ही काफ़ी है हमारे लिए।
ज़रमीन बोलते हुए साथ साथ इसका नाश्ता भी बना दी थी, जाओ अब जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, देर हो रही है। ज़रमीन को बोलने पर महानूर वहाँ से बाहर निकल गई थी। आपको माफ़ी नामुमकिन है ज़ैन, ज़रमीन लैब पहुँचे बस सोच कर रह गई थी। थोड़ी देर बाद महानूर ने नाश्ता किया और वहाँ से चली गई थी, जबकि ज़रमीन काम में लगी रही। सारे घर का साफ़ किया और छोटी मोटी चीज़ें वो जाकर पहले ही ले आई थी। बाबा उठ जाएँ। ज़रमीन जब तस्लम साहब को उठाने लगे तो वो अपनी होश में नहीं थे। बाबा क्या हुआ, आप उठे? ज़रमीन परेशान से रोने वाली हो चुकी थी कि इसने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर इनको हॉस्पिटल ले गई। महानूर को भी मैसेज आती जो भी तक यूनिवर्सिटी में थी। ज़रमीन अब परेशान सी बाहर बैठी हुई। डॉक्टर ने कहा था कि इनको टेंशन की वजह से हार्ट अटैक, अभी भी इनकी हालत तशवीशनाक थी। महानूर ने चुपचाप क्लास ली और अभी बाहर निकली थी कि सामने खड़े शयान को देखा जो आज लेट आया था। महानूर इसे इग्नोर करते हुए पीछे से दूसरी तरफ जाने लगी। शयान इसके सामने आ गया। क्या हुआ, परेशान क्यों? शयान इसके सामने खड़ा आईब्रो उठाकर बोला था। शयान मैं बात नहीं करना चाहती प्लीज़। महानूर बोलते हुए अपना मोबाइल निकाला तो ज़रमीन का मैसेज देखकर परेशानी से रोने लगी। क्या महानूर सब ठीक है? महानूर को रोता हुआ देखा शयान भी परेशानी से बोला, नहीं बाबा, बाबा हॉस्पिटल में है, मुझे जाना है। वो बोलकर जाने लगे थे कि शयान भी इसके पीछे आया था। रुको मैं लेकर जाता हूँ, रिलैक्स यार। शयान इसके साथ दौड़ते हुए गया और इसका हाथ पकड़ा के इसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया था। बैठो आराम से, मुझे बताओ कौन से हॉस्पिटल? महानूर को लगातार रोते देखा शयान इसके हाथ से मोबाइल ले लिया और इस पर हॉस्पिटल का नाम देखते वहाँ के लिए निकल गए। महानूर अभी भी रो रही थी जब वो दोनों हॉस्पिटल पर ज़रमीन बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। अब आप भी बाबा? महानूर से देखते दौड़ कर इसके पास जाकर बोले, बाबा ने बोला मैंने ज़ैन को माफ़ किया और जब इसे एहसास हुआ तो तुम भी माफ़ करके इसके साथ खुश रहना। ज़रमीन लहजे में बोली। महानूर को लगा इसका दिल बंद होने वाला है। आप ही बाबा? महानूर रास्ता आवाज़ में बोले, आप अपने पेशेंट की बॉडी को लेकर जा सकते हैं, बस ये थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। डॉक्टर के बोलने पर महानूर ने इनकी तरफ देखा था। पास खड़े शयान जो कब से दोनों को देख रहा था, डॉक्टर की बात सुनकर शौक से इनको देखता रह गया था। कौन आएगा हमारे साथ? डॉक्टर के बोलने पर शयान ही इनके साथ गया था और इसके बाद दोनों बहनों को ये नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं, बस वो रोते हुए शयान के साथ गई थी। शयान ने जैन को कॉल की थी जिस पर वो भी वही आया था और तस्लम साहब की बॉडी को अपने ही घर लेकर गया था। दोनों को कोई होश नहीं था, बस रोती ही रही यहाँ तक कि तस्लम साहब की तदफीन के लिए गए। शयान हमें छोड़ दो, घर छोड़ दो। रात का वक्त था तो महानूर तो रो रो कर निढाल हो चुकी थी। ज़रमीन हिम्मत करते हुए बोली थी, अभी ये घर ही तो है। शयान अभी बोल रहा था कि जैन इन दोनों के पास आ गया। ज़रमीन जाओ रूम में, शयान हमें छोड़ आओगे या हम हो चले जाएं? ज़रमीन जैन का सर्द लहजा सुनने के बावजूद भी शयान से बोली थी, जी आप ही, आप जहाँ कहें आप आ जाएं, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। शयान बोलकर बाहर निकल गया था। महानूर चलो यहाँ से। ज़रमीन प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली थी, क्या मसला है, रूम में जाओ, सुना नहीं तुमने? जैन के लाई से दबोचे इसका रूह अपनी तरफ करते हुए बोला, जिसका रो रो का बुरा हाल था, आंखें रोने से सूजी हुई थी और नाक लाल हो रहा था। तलाक का इंतजार रहेगा मुझे, तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया मेरे बाबा की मौत के हाथ। ज़रमीन बोलते हुए महानूर को थामकर बाहर की तरफ चलेगी। जैन इसे बस जाते हुए देखते ही रह गया था। ये रिश्ता भी जल्दी ही तुमसे दूर जाने वाला है, देखता हूँ अकेले कैसे रहोगे तुम, खुद आओगे मेरे पास तुम। जैन जहर हंदक सा बोला था। हुरैन को 3 दिन हो चुके थे, आलम शाह इसके सामने नहीं आया था, पर वो जब भी सो जाती थी इसके पास होता, इसे कहीं देर देखने के बाद फिर से चला जाता। हुरैन नीचे डाइनिंग हॉल में आए तो वहाँ किचन की तरफ गई। बीबी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको कुछ चाहिए? एक नौकरानी बोली, मुझे चाय बनानी है। हुरैन के पाँव के जख्म अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके थे, फिर भी दर्द था इसलिए वो लड़खड़ा कर जा रही थी। आप चलिए हम बना कर ले आते हैं, मैं बोर हो चुकी हूँ, मैं यहीं बैठूंगी। हुरैन पास पड़ी चेयर पर बैठ कर उस शेल्फ पर हाथ रख कर इसे देखने लगी जो अपना काम कर रही थी। हाजी किधर हैं? पता नहीं बीबी जी, रोज़ाना तो यही होते हैं, आप पता नहीं कहाँ हैं, हमें कौन बताएगा? इसके बोलने पर हुरैन रोने से सूरत बनाकर सर सिर पर रखते आंखें मूंदे रोने लगी। आलम शाह को इसके नीचे आने का इल्म हुआ तो वो वहीं आया और किचन की तरफ गया जहाँ वो सार रखे बैठी थी। आलम के इशारे करने पर वहाँ से सब चले गए थे। शाहजी मुझे मामा पापा के पास जाना है, आप मुझे वहाँ छोड़ दें, नाम लहजे में बोली, जिस पर आलम से मुस्कुरा दिया। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? आलम इसके पीछे खड़ा मुस्कुरा के बोला, आपका एहसास मुझे महसूस होता है, आपकी खुशबू महसूस कर लेती हूँ मैं, आप रोज़ाना रात को मेरे पास आते हैं, मुझे महसूस हो जाता है। हुरैन अपना रूह इसकी तरफ मोड़कर बोली। आलम शाह मुस्कुरा दिया था। शाहजी कितने दिन रखेंगे मुझे? हुरैन की बात सुनकर आलम शाह मुस्कुराते लाभ सुकड़े आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। नैन आइंदा ये सब बोला तो जान से मार दूंगा। अब इसके जबड़े से दबोचे ऊंची आवाज़ में चलाया था, तो घर लेकर जाए मुझे आपने यहाँ क्यों रखा हुआ, क्यों आपने मुझे यहाँ, तो आप अपनी इन लड़कियों को रखते हैं ना, तो क्या मैं भी इनमें शामिल हूँ? क्या आप भी, मैं आपकी हुरैन अभी कुछ बोलती कि आलम शाह इसके चेहरे को जोर दे इसके होंठों पर झुका था। हुरैन के लिए इसका पहला लम्स महसूस करते सांस उखाड़ने वाली हो गई थी। इसने अपनी पूरी हिम्मत जमा करते हुए उसके सीने पर हाथ रखे से खुद से दूर करना चाहा। तुम्हारे ड्रेसेस ऊपर रूम में रखे हैं, चेंज कर लो, फिर निकलते हैं घर के लिए। आलम शाह से छोड़ते इसकी घाल पर बहते हुए आंसू को साफ करने के बाद बोलकर जाने लगा था। पीछे हुरैन की सिसकी सुनते वापस मुड़ा और इसे देखने लगा। चिड़चिड़ से उठ कर खड़ी हुई थी। आलम दोबारा इसकी तरफ बढ़ा, इसे बाहों में भर कर ऊपर रूम की तरफ चला गया और इसे आराम से खड़ा किया। हुरैन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो रहा था। वो अपना चेहरा जल्दी से मुड़कर खड़ी हो गई। शर्म से लाल है या फिर गुस्से से? आलम इसकी नाक दबाते हुए बोला, जिस पर इसने आलम को बुरा देखा। ओके रेडी हो जाओ, मैं नीचे इंतजार करो। आलम बोलते हुए नीचे चला गया। शाहजी आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? ये तो मेरा घर नहीं है। आलम शाह से बोली हुरैन जो इसे हवेली नुमा घर में लेकर आया था। ये मेरा घर है, तुम कुछ नहीं बोलोगी, जो कहूँगा मैं बस खामोशी से सुन ले वाला। आलम से बोलकर जिस पर वो इसे देख कर रह गई थी। दोनों अंदर की तरफ बढ़े थे। मेरा बच्चा आया है आज इतने दिन बाद, आलम के दादा सुल्तान बोले, जिस पर उनसे प्यार मिला था।
उन्होंने इसे गला लगाया था। ये लड़की कौन है? उन्होंने पीछे खड़ी हुरैन को देखा जो सब कुछ हैरानगी से देख रही थी। मेरे दोस्त की बहन है दादाजी। आलम इसके इस तरह बोलने पर हुरैन ने दोनों की तरफ देखा, आंखों में बेतहाशा आंसू आ रहे थे। वो लंदन किसी काम से गया तो इसीलिए इसको मेरे पास छोड़ गया है, वहाँ अकेला रहता हूँ तो इसी वजह से इसे यहाँ लेकर आया हूँ सबके बीच। आलम बोला तो हुरैन लब बेचे सब चुपचाप से सब सुनती रही थी। बहुत प्यारी बच्ची है। वैसे देखते बोले। हुरैन ने शिकवा करती नज़रों से आलम की तरफ देखा जिस पर वो अपना रूह बदल गया था। बड़ी बहू उन्होंने आलम की माँ को बुलाया जिस पर वो भी इनसे मिलकर खुशी हुई थी और हुरैन को अपने साथ ले गई थी। सभी इनसे मिले। ये घर था सुल्तान शाह का। सबसे बड़ा बेटा जहीर शाह, इसका बड़ा बेटा आलम शाह और छोटा रेहान शाह और बेटी सामिया शाह थी। दूसरे नंबर पर ज़ैनब शाह थी जिनके बेटे की शादी जहर की बेटी सामिया से हुई थी और वो भी इसी हवेली में रहते थे। और एक बेटी रिदा थी जिसकी शादी छोटे भाई के बेटे समीर से होनी थी। तीसरे नंबर पर हुसैन शाह था जिसका एक ही बेटा था जो शहर पढ़ने के लिए गया था। शेयान शाह और समीर शाह इसकी बहन नाबिया शाह थी। इतनी बड़ी हवेली में ये सब थे पर यहाँ हर वक्त कोई ना कोई आता रहता था। ये थी सुल्तान शाह की हवेली और वो सबसे बड़े थे इस हवेली के। ये पर यहाँ सब कुछ अब आलम शाह देखता था क्योंकि आलम के अब्बा जहर इस दुनिया में नहीं थे। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। हुरैन को सर झुकाए हुए बैठी थी और इसके इर्द गिर्द सभी इकट्ठे इसे देख रहे थे। खाना खाया बच्चे आपने? मिसेस जोहर जब बोली जिस पर हुरैन ने सर हिलाया। कब खाया? सुबह खाया था नाश्ता। हुरैन की मासूमियत पर बोलने पर वो सभी मुस्कुरा दिए। हाय भाजी कितनी प्यारी बच्ची है, क्यों ना अपनी शियान के लिए इसको ले लो। मिसेस हुसैन को बोलने पर सभी हंसती है पर हुरैन को इनको बस परेशानी से देखती रहेगी। प्यारी तो बहुत है। और मासूम भी। मिसेस जहर इसे प्यार से बोल दिया। वो इसे प्यार करते हुए बोली और फिर मुलाजमा को बुलाकर इसके खाने के लिए कहा। सामने इसको रूम में छोड़ाओ और इसका खाना भी वहाँ पहुँचा देना। मिसेस जहर अपनी बेटी से बोलकर जिस पर वो मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ ले गई थी। हुरैन जब वहाँ से जाने लगी तो आलम वहाँ आया था जो कि हुरैन ने एक नज़र देखते अपना चेहरा दूसरी तरफ करी जिस पर आलम को गुस्सा आया पर चुपचाप अपनी माँ की तरफ हट गया था। बहुत प्यारी बच्ची है आलम। इनके साथ इस तरह कहने पर वो मुस्कुरा दिया था। तुम्हारे दादा चाहते हैं इन तुम्हारी और अनाबिया की भी शादी कर दी जाए क्योंकि समीर और रिदा की शादी की तरह ही रख दी गई है। वो चाहते हैं कि तुम दोनों की भी साथ शादी हो जाए। बताओ क्या सोचा है? इनके बोलने पर वो बोला तो कुछ नहीं, बस चुप हो गया था। अभी नहीं, मेरी शादी को कुछ दिन तक रख लीजिएगा आप लोग। आलम बोलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इस पीछे सब चुप कर गए थे। अपनी बीवी को हवेली लेकर जाओ। सुना तुमने मुझे? अब वो जरमीन के साथ नजर ना आए। जैन इस वक्त ऑफिस रूम में बैठा सबके सामने बैठा शियान से बोला था। प्लीज़ भाई प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ज़रमीन आप ही आपकी बीवी हैं और महानूर तो आपको अपना भाई मानती है। शियान बेचारगी से बोला था। तुमने कहा था तुम्हें महानूर चाहिए, तुम्हें महानूर मिल गया और अब अपनी बीवी लो और जाओ मुझे। तुम दोबारा यहाँ नज़र मत आना। और रही ज़रमीन की बात तो मैं जानूँ मेरा काम जाने, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ज़रमीन जैन टेबल पर ज़ोर से हाथ मारते हुए चिल्लाकर बोला था। वाह वाह ग्रेट जॉब मिस्टर शयान एंड जैन। महानूर अंदर तालियां बजाते हुए दाखिल हुई थी। क्या मेरा निकाह शयान से आप दोनों की शादी थी? महानूर गुस्से से दोनों की तरफ देखते हुए बोली थी। महानूर मेरी बात मैंने कुछ पूछा है। शयान अभी बोलता महानूर की ही। हाँ तुमसे शयान की शादी सा प्लान था और तुम जाओगे इसके साथ। जैन बोला तो महानूर ने इसकी तरफ देखा। वो लग ही नहीं रहा था कि ये वही जैन है। दूसरी बात शयान मेरा सौतेला भाई है, इसने जो भी बोला सब झूठ था। जैन बोल रहा था और महानूर तो बस इसे देखती जा रही थी। महानूर ने शयान को देखा। मैंने सोचा था आपके पास जाऊँ, आप ही को लेकर आएँ, पर आप दोनों तो सबसे बड़े झूठे निकले। जैन भाई आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और तुम मेरी नफरत के काबिल भी नहीं हो। महानूर इसे बोलते बाहर निकली थी। जाओ ले जाओ इसे घर, वरना कभी भी हाथ नहीं आएगी। ये जैन को बोलने पर शयान जल्दी से बाहर महानूर के पीछे गया था। अब ढूंढती रहना अपनी बहन को। आप को भी जैन चेयर पर बैठकर मुस्कुराहट के साथ उससे बोला था। जब जहाँ मिली है वहाँ भी तो तुम देखती जाना। हर जगह से तुम्हारे रास्ते बंद करूंगा। बहुत इतरा कर गई थी मुझसे दूर, अब खुद ही आओगे वापस। कोई देखता है तो कभी ना मानता कि यह वही नरम दिल जैन है जो ज़मीन के एकांशों पर अपनी जान देता, पर कुछ गलत फहमियाँ इंसान को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देती हैं। क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खाया बच्ची ने? सब रात का खाना खाकर उठे। तुम लाजमा खाने से बड़ी ट्रे लेकर नीचे आई थी जो हुरैन के लिए लेकर गई थी। ये पता नहीं बीबी जी वो सो गई हैं। नींद में ही कहा था कि भूख नहीं। मुलाजमा बोलकर किचन की तरफ बढ़ गई थी। बच्ची भूख से ही सो गई है? भूखी सो गया बेचारी, माँ बाप तो है नहीं, भाई भी ने भी अकेला छोड़ दिया है तो उदास हो गया। मिसेस जहर आप दोनों आपस में एक दूसरे से बोली। फिर पास बैठे आलम ने सब सुना था और फिर अपने कमरे में जाने के बहाने से इसके कमरे की तरफ हट गया था। कमरे में गया तो ऐसे अंदर दाखिल हुआ कि आवाज़ भी पैदा ना हो। आलम ने वहाँ से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ें सुनी थी। वो रो रही थी। नैन क्यों रो रही हो? इसके पास बेड पर बैठ कर बोला जो कम्बल में मुँह दिए रोने में मसरूफ थी। इसके रोने की आवाज़ बंद हो गई पर इसने अपना चेहरा बाहर नहीं निकाला था। क्या ना कोई खाना क्यों नहीं खाया वो, और रो क्यों रही हो? इस दफ़ा आलम शाह ने इससे के चेहरे पर से कम्बल पीछे करते हुए इस पर झुकते हुए कहा था। और नैन इसे अपने चेहरे पर दोनों हाथों रखते हुए अपना चेहरा छुपा लिया था। नैन तुम सिर्फ मेरी हो। वो इसके करीब हुए कान में बोलते हुए आराम से इसके कान के ग्लो को होठों से छूते हुए पीछे हट गया था। और नैन इसकी ज़रा सी कुर्बत से लर्ज उठी थी। शाजी दूर रहा करे मुझसे, किस चीज़ का बदला ले रहे हैं मुझसे? अब मोहब्बत का बदला?
हुरैन रोते हुए उठ कर बैठ गई और इसके पीछे खिसकी थी। आप में हिम्मत नहीं है सबको बताने की तो क्यों किया मुझसे? ने कहा, क्यों लेकर आए हैं यहाँ? मुझे इस घर में मेरे माँ बाप के लिए घर छोड़ आए ना मुझे। हुरैन रोते हुए दबे दबे लहजे में चीखी थी, आवाज़ नीचे संभाल कर बात करो हुरैन, वरना जान से मार दूंगा। तुम सिर्फ आलम शाह की हो मेरी मलकियत, और मेरा जैसा दिल चाहेगा वैसा तुम्हें अपने पास रखूंगा, और तुम भूल जाओगे तुम्हारे माँ बाप के पास जा पाओगे तुम। आलम शाह जब एक दफ़ा बोल देता है तो वो वही होता है, और मैं बोल दिया है तुम मेरी हो, मेरी मलकियत। आलम शाह इस आवाज़ में बच्चे एक दफ़ा पर दो देखा, तो क्या मैं आपकी मोहब्बत नहीं हो सकती कभी भी? पर यार इसकी आंखों में देखते हुए नमले इस लहजे पर बोली थी, नहीं तुम सिर्फ मेरी मलकियत हो, और मैं तुम्हें जैसे चाहा मर्जी ट्रीट करूंगा। वो इसके गाल पर अपना अंगूठा रगड़ता हुआ बोला था, मैं मर जाऊंगी शाहजी। वो आंखें बंद किया आवाज़ में मनाई, मैं सोने नहीं दूंगा, मुझे मोहब्बत है आपसे शाहजी। वो इसकी तरफ आंखें खोल कर देखते हुए बोली, तो क्यों कर रही थी इससे मंगनी? आपने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था, आपने कहा था हम दोस्त हैं, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो क्या मैं आपसे दोस्ती के लिए अपने माँ बाप की चॉइस को ठुकरा देती हूँ? हुरैन इसकी तरफ देखते इसके बोले लफ्ज़ों को जुता कर बोली, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी इसलिए तुम मेरी थी, तो तुम्हें किसी और का कैसे होने देता? आलम शाह ने अपनी दलील दी, मुझसे मोहब्बत आपको नहीं है शाहजी। अगर आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है तो एक बात याद रखें शाहजी, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। थोड़ा वक्त दे रही हूँ, मैं आपको सोच लें। हुरैन भी गुस्से से इसका कलर दबोचे बोली थी। आलम शाह इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया, तुम्हारी सास ने कह दिया कि दादा ने शादी तय कर दी है मेरी बचपन की मंगन आबिया के साथ, और समीर की शादी के बाद मेरी शादी है। आलम शाह जैसे जैसे बोल रहा था हुरैन के हाथ ढीले पड़ते जा रहे थे और चेहरे का रंग उठ चुका था। शाहजी की नैन हो तुम पर, मेरे वालिदैन का हुक्म मेरी सारा आंखों पर इसीलिए निकाह तो मेरा नाबिया से भी होगा। हो सके तो खुद को तैयार रखना, क्योंकि आलम शाह सिर्फ तुम्हारा नहीं किसी और का भी है। आलम बोलते हुए पीछे हटकर खड़ा हो गया था। हुरैन इसे बस बेयकीनी से देखती जा रही थी। ख्याल रखा करो अपना, खाना भिजवा रहा हूँ, खा लेना, वरना अगली दफ़ा मैं आकर अपने तरीके से भी खिलाऊंगा। आलम बोलते हुए बाहर निकल गया था, पर अंदर बैठी हुरैन की पूरी दुनिया हिल चुकी थी। वो मुंह पर हाथ रखे फिर से रोने लगे थे। बाहर निकलते आलम को मिसेस जहर ने देखा था, पर यह सोच कर चुप कर गई कि शायद हालचाल पूछने गया है। गाड़ी में बैठा महानूर शाहजान इसके पीछे जाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला था, भाड़ में गई तुम और तुम्हारी गाड़ी, दफ़ा जाओ यहाँ ना। हाँ जाओ, हालांकि नोटिस भेजूंगी मैं तुम्हें। वो पीछे मुड़ते हुए चला कर बोली। शहनाज गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा, इसका हाथ पकड़ते हुए खींचकर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर इसे अंदर धकेला और खुद जल्दी से दूसरी तरफ जाकर सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट करती थी। रोको गाड़ी, मैं खुद जा सकती हूँ। सुना तुमने, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। मानोर चला रही थी और साथ साथ बहुत दफ़ा कोशिश भी कर चुकी थी कि वो गाड़ी की ब्रेक पर लगाए, पर वैसा नहीं कर पा रही थी। शाह ने भी गाड़ी जाकर अपनी बिल्डिंग के पास रोकी और फिर इसे खाते हुए अपने फ्लैट में लेकर गया। ये शुक्र था कि इसे किसी ने देखा नहीं था। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई। हर पर शियान इसे सोफे पर धकेला और गहरा सांस लेते खुद को रिलैक्स किया। मेरी बात सुनो महानूर, मुंह बंद रखो अपना, कोई बात नहीं सुनी मैंने तुम्हारी। महानूर चलाते वहां से जाने लगी। ज़बान संभाल कर, हवेली जा रहे हैं हम थोड़ी देर में, और तुमने अगर वहां जाकर कोई भी बदतमीजी की या फिर बकवास की तो मैं तुम्हारा, वो भी बोल ही रहा था कि इसके मोबाइल पर आने वाली कॉल देखा। वो चुप कर गए। अच्छा छोड़ते हुए बेड पर साइड पर बैठ कर वो जब वापस आया तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं नहीं जाना तुम्हारी हवेली। महानूर ऐसे घूर रही थी। शियान इसकी तरफ देखते हुए अपना मोबाइल टीवी के साथ कनेक्ट किया और इस पर जो चला, इससे महानूर की बोलती बंद हो गई। वो सब देखते हुए सोफे पर ठहर सी गई थी। अब अगर तुमने मेरी किसी भी बात से इनकार किया तो जरवीन आपके साथ बहुत बुरा होगा। अब तुम जाओगे अपनी फ्लैट में, वहाँ से ज़रूरी चीज़ें लो, और तुम मेरे साथ हवेली जा रही हो, सुना तुमने? शियान इसे बात से खड़े करते हुए बोला, जिस पर महानूर बस इसे बेबसी से देखती रह गई थी। ओके नाजरीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म। आई होप सो आप लोगों को एपिसोड पसंद आई होगी। मुझे तो थोड़ा क्यूरियस हो रही हूँ कि आगे क्या होगा। हुरैन का आलम सेकंड शादी कर लेगा, और क्या उससे हुरैन से कभी मोहब्बत होगी, या फिर वैसे जुनून और मलकियत के एहसास से उसके सारी ज़िंदगी अपने साथ रहेगा। तो आगे काफ़ी ज़्यादा धमाके होने वाले हैं। जैन और शियान की असलियत भी तो थोड़ी थोड़ी हमारे सामने आ गया, मगर असल में क्या है, बेसिक क्या है, वो तो हम में से कोई भी नहीं जानता। तो मिलते हैं अगले एपिसोड से के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके अगर आपका एपिसोड पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।